हाँ, सभी साथियों को जय भीम। आज बीपीटी न्यूज चैनल द्वारा 1 जनवरी 8 में हम इकट्ठा हुए अतिथियों का स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहले अतिथि माननीय श्री अशोक कुमार डोंगरे सर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये अपनी बात उपाध्यक्ष। रखेंगे। डोंगरे सर, उपाध्यक्ष। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज का जो बीपीटी न्यूज चैनल के लिए जो आज का जो सब्जेक्ट रखा है, 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव मनुवादियों की ऐतिहासिक शिकस्त। शिकस्त मतलब हमारे मराठी लोगों को समझ में नहीं आएगा। शिकस्त मतलब पराजय। वैसे मैं बचपन से मराठी में एक कहावत सुनते आ रहा हूँ, तुझे साथ के 56 पहले, हिंदी में बताऊंगा। वो वही कहावत पूरे भारत देश में फैल गई कि तेरे जैसे 56 देखे। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई भी कहावत जो बनती है वो कोई तो भी ऐतिहासिक घटना के ऊपर बनती है। भीमा कोरेगांव के लड़ाई में जो अस्मिता की, जो स्वाभिमान की, जो आत्मसम्मान की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई में पेशवा के, मराठे के नहीं, पेशवा के, चित्पावन ब्राह्मण के करीबन 28,000 सैनिक थे। और महार और प्लस ओबीसी मिलके और अंग्रेज मिलके करीबन 500 सैनिक थे। अगर हम लोग 28,000 को 500 से अगर डिवाइड करते हैं तो 56 आता है। इसलिए वो कहावत बनी है कि तेरे जैसे 56 देखे। अभी ये मसला समझने के पहले हमको थोड़ा सा 1-2 मिनट हमको इतिहास में जाना पड़ेगा कि पेशवा जो थे मूल रूप से छत्रपति के सेवा करने वाले उनके पंत प्रधान थे। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद जो उनका मर्डर हुआ, जो भी मनुवादियों ने किया, उसके बाद राजा राम उनके जो छोटे भाई थे वो उनके गद्दी पर बैठ गए। और उनके मृत्यु के बाद जो ताराबाई थी, उन्होंने रायगढ़ से वो राजधानी कोल्हापुर में लेके गए। लेकिन औरंगजेब के कब्जे में जो संभाजी के जो पुत्र थे, शाहू शाहू महाराज, पहले जी शाहू महाराज, उनको उन्होंने वहां से उनको कैद से रिहा कर दिया। कैद से रिहा करने के बाद वो आया और सातारा में उन्होंने वहां पर अपनी गद्दी शुरू कर दी। और उन्होंने बालाजी विश्वनाथ नाम के जो चित्पावन ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने अपना पेशवा यानी पंतप्रधान उन्होंने उसको नियुक्त कर दिया। बाद में मराठा का साम्राज्य वैसा वो नामधारी थे। जैसे कि आज के जमाने में हमारे जब संविधान लागू हुआ, राष्ट्रपति को हम लोग बोलते हैं कि फुल पावर है, लेकिन राष्ट्रपति और छत्रपति एक जैसी ही पावर है उनके पास। तो वो छत्रपति वो नामधारी थे। और जो पेशवा थे उनका दौर शुरू हो गया। और जैसे उनका दौर शुरू हो गया तो उन्होंने पूरी कमान अपने पेशवा के हाथ में ले ली और अपनी जातिवादी सोच थी, जो मनोवादी जो सोच थी, उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। जोर से अमल शुरू कर दिया। उनको अस्पृश्य और महार, महाराष्ट्र की जो महार जाति है, वैसे ही उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में चमार जाति है, वैसे महाराष्ट्र में एक अस्पृश्य महार जाति है जिसमें से बाबा साहब भी आते हैं। उन्होंने उनके ऊपर कुछ कानून लागू कर दिए, जैसे कि गले में मटका और पीछे झाड़ू, ताकि वो अगर थूकते हैं तो जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। अगर वो चलते हैं तो उनके पैर दिखना चाहिए। और मतलब वो जो जगह है, जो नगर है, नगर में जब चलेंगे तो नगर अपवित्र नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने उसके ऊपर बंधन लागू कर दिए। जो महार रेजिमेंट थी उसके शेरेबल के आगे पेशवा तो टिके नहीं। और इस युद्ध में पेशवा की करारी हार हुई, उनकी शिकस्त हुई। पेशवाओं का, मराठों का नहीं, पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व अविस्मरणीय वीरता के यादगार में अंग्रेजों ने भीमा कोरेगांव के नदी के तट पर, किनारे पर एक विजय स्तंभ उन्होंने बनाया। और उसके ऊपर करीबन 59 महारों के नाम उसके ऊपर लिखे हुए हैं। आप लोगों ने कभी देखा जाए तो जाके देख लीजिए। और जिन उस हीरो के जो नाम लिखे गए, ध्यान रहे कि मराठा साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका था जब से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इसलिए यदि कोई ये लड़ाई मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई या मराठा और महारों के बीच हुई, यह कहना बिल्कुल गलत है। ये मराठा और ब्राह्मण के खिलाफ लड़ाई थी, ये अस्मिता की लड़ाई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवा और महारों के बीच हुई थी। और ये लड़ाई पेशवा के जातिवादी घमंड खिलाफ महारों का आत्मसम्मान की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी।
इसलिए दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग महत्व है। इसे हम सिर्फ दो जातियों के बीच की लड़ाई का तक सीमित ना रखें, बल्कि ये लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें शूद्रों के युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। वो उसने उसमें साबित कर दिया कि हम भी लड़ाई कर सकते हैं और आपको हरा सकते हैं, आपको शिकस्त दे सकते हैं। ये एक जाति की विशिष्टता के खिलाफ लड़ाई थी। शुरुआत में महार सलमान के लोग पेशवा के पास गए थे, लेकिन उन्होंने उनको साथ हाथ मिलाने के उन्होंने मना कर दिया और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। ये लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत दिखाने की और पेशवा के जातिगत मानसिकता को घमंड तोड़ने की लड़ाई थी। और बाबा साहब हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाकर वहां पर नमन करते थे। हमने हमारी जो बामसेब की जो लड़ाई है, हमारे बीपीटी के न्यूज के चैनल से हम बामसेब की जो विचारधारा लोगों में जो फैलाना चाहते हैं, वो बाबा साहब की और महात्मा फुले की विचारधारा है। हमको आत्मसम्मान चाहिए। जाति प्रथा निर्मूलन मतलब आत्मसम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके लिए हमारे बामसेब के लोग, इंसाफ के लोग, बीपीटी के लोग काफी तरह से काम कर रहे हैं। हम हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इतना कहकर मैं सबको जय भीम करता हूँ और मेरी 2 बात खत्म करता हूँ। जय भीम। जी सर, धन्यवाद। हूँ अभी विजेंद्र सिंह सर, आप अपनी बात रखिए। विजेंद्र सिंह सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक हम लोग बड़ी बड़े ऐतिहासिक घटना को के बारे में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये भारत के इतिहास में कोई मामूली घटना नहीं है। लोगों की का ध्यान इस तरफ जब गया, खासतौर से अभी कुछ समय पहले जब 200वीं जयंती मनाई जा रही थी और एल्गार परिषद में पूना में करीब 35 संगठन इकट्ठे हुए थे और करीब 35,000 के ही लोग बताते हैं वहां इकट्ठे हुए। और इसको मनाने की, इसके बारे में ये विचार करने के लिए विचार हुआ। उसमें बड़े बड़े लीडर्स आए थे। ये घटना है 31 दिसंबर 2017 की, यानी आज से 4-7 साल होने जा रहे हैं। तो उसके अगले दिन पूना में, ये कोरेगांव में जो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो लोग इकट्ठे हुए और उसमें बहुत बड़ा दंगा हुआ और जो कि पूरे बंबई में फैला और ये एक विश्व स्तर की खबर बन गई थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो देश का शोषित वर्ग है, किसान मजदूर है, उनकी दृष्टि से ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें हमको ये बताया जाता है कि 28,000 की फौज ब्रिटिश की थी, पेशवा की थी, और 850 के करीब फौज में अंग्रेजी फौज थी, जिसमें कि 500 करीब महार थे। तो उसमें 2,800 और 500, इसमें 2,800 की फौज थी, उसमें करीब 2,000 घुड़सवार थे। तो ये पेशवा ने वो अपना जो ये इस कोरेगांव में जो लड़ाई लड़ी थी उसमें उसका पराभव हुआ। और बाबा साहब ने 1927 में, जबकि राजनीति में सक्रिय हो गए थे और 5 दिन पहले ही मनुस्मृति का दहन किया था। और इस मनुवाद के ऊपर सबसे बड़ा जो आक्रमण आज भी माना जाता है, वो दहन किया था। और उसके बाद में ये बाबा साहब कोरेगांव में गए कीर्ति स्तंभ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन महार सूरवीरों के लिए। और तब से बाबा साहब लगातार इस कोरेगांव में, भीमा कोरेगांव में जाया करते थे। और इस तरह ये लोगों का ध्यान, जो दलित वर्ग है खासतौर से, उनको ये पता लगा कि उनके साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं और उनके अंदर क्या शक्ति है कि उन्होंने मराठाओं का पराभव किया। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको इस घटना को इस रूप में याद करना चाहिए। मैं बेचर भाई से कह रहा था कि मैंने एक वीडियो देखा था कि ब्रिटिश राज में ही सूर्योदय क्यों हुआ दलित वर्ग का। ये एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर बामसेब को डिस्कस करना चाहिए। तो आज मैं बधाई दे रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये उसी का पार्ट है कि ये सूर्योदय हुआ है। उस सूर्योदय की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आप ये जानते हैं कि जब
अंग्रेजी सरकार, कंपनी की सरकार आई, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, तो उसमें 3 प्रेसिडेंसी थी। एक बम्बई प्रेसिडेंसी, एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। और वहां उन्होंने जब फौजें बनाई थी तो उन फौजों में दलित वर्ग के लोग उन्होंने भर्ती किए थे, क्योंकि वो जातिवाद वगैरह जानते नहीं थे और कंपनी को सस्ते सिपाही भी बड़ी आसानी से मिल जाते थे। तो उसमें महार रेजिमेंट, महारों को बंबई में रखा। मद्रास में पड़िया होते हैं, वो भी अनटचेबल, उनके साथ भी बहुत ही पशुओं जैसा बर्ताव किया जाता है। और कलकत्ता में जिन्हें चंडाल कहते हैं, जिसमें मंडल साहब जो पैदा हुए, बाबा साहब के सहयोगी, तो ये दलितों की फौज बनाई थी। और उन्होंने, अंग्रेजों ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि उन फौजों में उनको पढ़ना लिखना कंपलसरी था। उसी महार रेजिमेंट में बाबा साहब का बचपन गुजरा था और उसी में उनके पिताजी फिर उनको स्कूल का, जो फौज का स्कूल था, उसका प्रिंसिपल बना दिया। तो ये शिक्षा के दरवाजे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खोले हम लोगों के लिए। 1827 में महात्मा फूले का जन्म हुआ, इसके बाद हुआ है ये घटना, है 1818 की। और बाबा साहब 1927 में सक्रिय राजनीति में आए, करीब 100 साल बाद। ये 100 साल पहले की बात है। तो उस वक्त शिक्षा वगैरह नहीं थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ब्राह्मण राज था पेशवाओं का पूना में, उसमें दलितों के पीठ पर झाड़ू बांधा जाता था, गले में मटकी लटकाई जाती थी, और वो थूक भी नहीं सकते थे उसमें, तो सड़कों पे चल नहीं सकते थे दोपहर को। अगर कोई आदमी मरने जा रहा है तो किसी डॉक्टर को भी दिखाने नहीं जा सकता था, क्योंकि ये माना जाता था कि उसकी छाया अगर पड़ेगी तो कोई ब्राह्मण भ्रष्ट हो सकता है उससे। तो ये पराकाष्ठा, एक पशुता की पराकाष्ठा थी। अंग्रेजों ने उससे पहले एक चीज थोड़ी सी और मैं बता दूं। 1813 में जब ब्रिटिश कंपनी को एक तरह से लाइसेंस दिया जाता था, उसको चार्टर कहते थे। तो 1813 में, यानी इस घटना से 5 साल पहले जब चार्टर दिया है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट गुलामी को वहां खत्म कर चुकी थी। और ये डिस्कस हुआ कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी खाली व्यापारी कंपनी नहीं है, अभी राज भी कर रही है, इसलिए यहाँ के लोगों को पढ़ाना लिखाना इसकी जिम्मेदारी है। तो पहली बार शिक्षा का सामान्य अधिकार 1813 के चार्टर एक्ट में दिया गया है। और इसके बाद में ये जितना भी ये जो मूवमेंट है, दलित मूवमेंट, उसमें जो फौजें इन्होंने बनाई हैं तीनों प्रेसिडेंसी में, वो जैसा कि मैंने बताया, महारों की फौज महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में पड़िया फौज, और चंडालों की फौज, जिन्हें चंडाल कहते थे, जिन्हें जो मंडल वगैरह भी जो लिखते हैं उनके बीपी मंडल जिसमें हुए हैं, उन लोगों की फौजें कलकत्ता में बनाई। तो इस तरह से एक जो सूर्योदय शुरू हुआ है, वो लोग जिनके पीठ पे झाड़ू बांधा जाता था, गले में मटकी लगाई जाती थी, अंग्रेजों ने पहली बार उनको हथियारबंदी नहीं किया, बल्कि उनको शिक्षा का भी कंपलसरी था। कोई महिला ये नहीं कह सकती थी कि हम तो झाड़ू लगाते हैं बटालियन में, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना कंपलसरी था। और उसी स्कूल में बाबा साहब के पिताजी मालोजी राव अंबेडकर, वो उसी स्कूल में प्रिंसिपल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे। और ये उस घटना के करीब ये 1818 की बात है, वो 1891 में तो बाबा साहब का जन्म हुआ है, उसके बाद की बात है। तो पहली बार आपके लिए शिक्षा के दरवाजे खुले। और उससे 30 साल पहले आईपीसी लगाया गया। आप जानते हैं, आईपीसी में मनुस्मृति को खारिज करके, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 30 साल पहले की बात है, इनके जन्म के, आईपीसी को, सीआरपीसी को लागू किया है उन्होंने। मनुस्मृति को पहली बार खारिज किया है। और उन्होंने, अंग्रेजों ने 1861 में आईपीसी लगाई है बाबा साहब के 30 साल पहले। तो नतीजा यह है कि किसी ब्राह्मण को सजा नहीं हो सकती थी कोई, आईपीसी में पहली बार सजा होना शुरू हुआ है। और एक चीज और भी मैं बता देना चाहता हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सूर्योदय कैसे हुआ है, इस पर आगे चल करके हम लोग सेमिनार करनी चाहिए हमको, गहराई से इस चैप्टर को, इतिहास के को समझना चाहिए। ये मात्र 1818 की घटना इसलिए नहीं है कि 200 साल मना रहे थे। आज भी आपको मालूम है 15 आदमी उसमें अरेस्ट किए थे। फिर उसके बाद में उनको माओवादियों से, जो एल्गार परिषद के जो लोग थे, उनको जेलों में बरसों वो बेचारे पड़े सड़ते रहे।
उसमें एक स्टेन स्वामी थे, वो तो उनको हाथ पैर यूज नहीं कर सकते थे, उनको भी ये दिमागी कोई परेशानी थी, उसमें वो जेल में ही उनकी डेथ हुई थी। तो इस तरह अत्याचार की पराकाष्ठा उस वक्त 1918 के बाद हुई है, उस घटना के 200 साल बाद ही, जबकि भारत देश आजाद हो गया है। तो मगर वो इससे पता चलता है कि मनुवाद कमजोर नहीं हो रहा, वो अपनी शक्ति अपना बढ़ी रहा है। मैं अब आता हूं इस बात पर कि ये जो 1818 में 200 साल के बाद में बताते तो ये है कि 15 लाख तक की वहां भीड़ होती है। वहां इतने लोग, ये लोग ये समझते हैं ये मामला दलितों का है, दलितों का नहीं है, ये भारत में सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी घटना है ये। और इसमें बाबा साहब ऐसे ही नहीं जाते थे। देखिए महापुरुषों के जब कदम पड़ जाते हैं, 1 जनवरी 1927 में बाबा साहब जब उस कोरे गांव में कीर्ति स्तंभ पर गए, उसका फोटो भी आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद ये तीर्थ स्थल बन गया और दलित वर्ग में नहीं, दुनिया में को ये पता चला कि इस देश में दलितों का क्या क्या अत्याचार किए जाते। तो इसलिए हमारा, देखिए, हमको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी जब दुश्मन होता है वो सबसे पहले इतिहास को नष्ट करता है। हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इतने महान सम्राट हमने दुनिया को दिए हैं। तथागत बुद्ध हमने दिए हैं। श्रमण संस्कृति जिसमें समतावादी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के खिलाफ से ज्यादा प्राचीन संस्कृति है, जिसको कि सीधा हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जोड़ सकते हैं, वो संस्कृति हमको दी गई है। लेकिन हम भूल गए। हमें नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, करीब 17 विश्वविद्यालय इस देश में थे। नालंदा तक्षशिला इतना मशहूर था, लोगों में ये प्रचार करा दिया गया कि ये पांडवों के किले हैं, ये भीम, ये सम्राट अशोक की लाट है, ये भीम की छड़ी है। तो इस तरह हमारे इतिहास को नष्ट किया। जब हम अपने इतिहास को भूल गए तो अपनी गौरवशाली परंपराओं को भूल गए। ये हमको इस घटना को एक बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक क्रांति में बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में इस घटना को याद किया जाना चाहिए। और हमको यह भी पता होना चाहिए कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई है, उसके बाद में एक पीढ़ी नहीं गुजरी, शिवाजी ने, महाराज शिवाजी ने 1674 में अपना तिलक कराया था। इसके बाद में मराठा मुगल साम्राज्य जब खत्म हुआ है तो सबसे बड़ी ताकत, ब्रिटिश से भी बड़ी ताकत मराठा साम्राज्य की थी। और एक घटना और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे तीसरा पानीपत का युद्ध कहते हैं, जिसमें कि कम से कम 5 लाख की फौज के लोगों के साथ में हमला किया था अहमद शाह अब्दाली ने। तीसरी युद्ध हुआ है, इसमें मराठाओं की बुरी तरह हार हुई है और वो इतने कमजोर हो गए। अगर वो कमजोर ना होते तो ब्रिटिश कंपनी आपको न्याय नहीं दिलवा पाती, चाहे भले ही वो महार रेजिमेंट इतनी भर्ती कराई थी। तो इतिहास को संपूर्णता में हमको समझना चाहिए। अब मैं एक बात और आता हूँ, ये जो फौज थी 800 की, जो भी फौज थी, जिसने के 28,000 नहीं, 2800 कहते हैं सर, 28,000 है, तो उसको हराया था, इतनी बड़ी फौज को। इसमें मूल रूप से मुसलमान और महार थे। और आप जानते हैं जब महार और मुसलमानों में भी कोई छुआछूत वगैरह का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। वो जब नमाज में जब जाते हैं, वो कहते हैं ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए। मतलब सब लोग बराबरी का ये है। तो उसमें एक दलित मुस्लिम का भी रोल है, जिसको कि हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं, नहीं समझते उसको। तो शहीद होने वालों में 2 मुसलमान भी उसमें, वो जो स्तंभ है उनके नाम है। और वो उसमें लिखा हुआ है, मैं गया था उसमें 1920-21 के आसपास में गया था, 1919 में शायद मैं गया था। तो मैंने देखा था वहाँ नाग लिखा हुआ, नाग का मतलब नाग से है। अंग्रेज प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो जितने भी सम्राट अशोक हैं, भगवान बुद्ध हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये नाग वंशीय माने जाते हैं। और बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया था है, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई कुछ लोग ये समझते हैं कि आरएसएस का नागपुर हेडक्वार्टर है, इनकी छाती पे दलिया दलने के लिए मैंने ये सभा बुलाई है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मेरे पास इस तरह के कामों के लिए समय नहीं है। मेरा ये हमारी किसी नफरत फैलाने के लिए नहीं,
मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए हमने ये सभा बुलाई है। तो ये सब चीजें टोटलिटी में हम लोगों को, मेरा तात्पर्य है कि ये टोटलिटी में देखना चाहिए, तभी हम इसके महत्व को समझ सकते हैं और तभी ये बात हमारी समझ में आएगी कि ब्रिटिश राज में दलितों का सूर्योदय कब हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। शिक्षा के दरवाजे पहली बार 1813 यानी इस घटना के 5 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बहस हुई है और तब ये शिक्षा के दरवाजे खुले हैं और तब ये महात्मा फूले को शिक्षा मिली है। और ये भी हमें इसमें एक चीज और भी हमें याद रखनी चाहिए कि इसमें मिशनरीज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 3 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त दिया था शिक्षा के लिए। तो ये समस्या आई कि इतने ये तो थोड़ा सा पैसा है, इससे कैसे इतने ऊंट के मुंह में जीरा है एक तरह से। तो ये मिशनरीज लोगों को पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। 1757 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आ गया था, लेकिन 1813 में यानी इस घटना के 5 साल पहले तक मिशनरी लोग नहीं आ सकते थे। और महात्मा फूले की शिक्षा जॉन नाम के पादरी के यहाँ हुई है। तो ये जो भारत में जो सामाजिक क्रांति हुई है, अक्सर वो मिशनरीज के रोल को भी हम लोग इग्नोर करते हैं। बामसेफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बामसेफ ने कैडर बिल्डिंग का काम किया है। बामसेफ ने वो काम करके दिखाया है आधुनिक युग में जिसकी बुनियादी रूप से जरूरत थी, जिसको कि हमें बहुत आगे ले जाना चाहिए था। अगर हमने आरएसएस से सीखा होता कि उन्होंने 1.5 करोड़ का कैडर बनाया है, अगर हम सही मायने में 1.5 लाख की भी कैडर बनाने को सही रूप में तैयार किया होता और इन तथ्यों से हमने अवगत कराया होता कि हमारा सूर्योदय कैसे उदय हुआ है और भीमा कोरेगांव जैसे कीर्ति स्तंभ की क्या महत्व है, कोई सामान्य कारण नहीं होगा। बाबा साहब हर साल 1 तारीख को वहां जाते थे, वहां जश्न मनाते थे। आरएसएस वालों ने ये आरोप लगाया कि ये तो राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ मराठों को भी भड़काने की कोशिश की। अब अगर इतिहास की जिनको जानकारी है उनको मालूम है कि शिवाजी का राज एक पीढ़ी के अंदर ही वो ब्राह्मण राज बन गया था। और क्यों बना था इस बात को समझना चाहिए ठीक से। शिवाजी को जब शूद्र माना जाता था और शिवाजी को कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय घोषित करने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने गंगा भट्ट को काशी से बुलाया था और बहुत बड़ी रिश्वत दी थी उन्होंने और एक जागीर भी दी थी उन्होंने। तब वो तैयार हुआ था इस बात के लिए कि उनको क्षत्रिय घोषित करें और सिसोदिया वंश से जोड़े। तो एक पीढ़ी में वो ब्राह्मण राज हो गया था, पेशवाओं के हाथ में चला गया था। पेशवा का मतलब फारसी में कहते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जाने का मतलब था कि उसी ब्राह्मण राज में ये दलितों के पिछाड़ी झाड़ू और गले में मटकी लटकाई गई है, इसका पराभव होना, और वो भी महार रेजिमेंट से, ये बड़े आत्मगौरव की बात नहीं है, ये मानव अधिकारों के इतिहास में विश्व स्तर पर इस पर गहराई से सोचने की बात है। तो ये लंबी कहानी है, लेकिन इसको मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि इसको टोटलिटी में देखा जाना चाहिए। और 200वीं जो जयंती मनाई गई थी, उससे पहले जो एल्गार परिषद ने जो 35 संगठन का खड़ा किया था, हमारे लोगों को गहराई से उसकी जानकारी होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या बात थी कि इन्होंने माओवादियों से उनको जोड़ा। उन्होंने 15 आदमियों को उसमें से अरेस्ट किया। इसके बाद में लैपटॉप बरामद किया, जो बाद में पता चला कि उसमें फर्जी वो लैपटॉप में वो कराया गया था, गलत डाटा भरवाया गया था। तो ये एक षड्यंत्र चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं हिंदू राज के नाम पर। किसी को भी हिंदू से कोई हमें तकलीफ नहीं है। हमें मानव अधिकारों को जो कुचला जा रहा है, जो संविधान में जो लिखा गया है पहली लाइन में, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सिर्फ हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तब हमारे लोगों के साथ ही अत्याचार किए जाते हैं। आपको पता होगा 1918 में जब ये एल्गार परिषद के बाद की घटना हुई थी, पूरा महाराष्ट्र जलने लगा था। एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी बंबई में और बड़े बड़े शहरों में। तो ये जो काउंटर रेवोल्यूशनरी शक्तियां हैं, बाबा साहब ने जो कहा है, जब बुद्धा एंड धम्मा जब लिखा था, तो उन्होंने कहा था मेरी किताब को इस रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन को के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। ये जो द्वंद्व चल रहा है, ये समता और विषमता की लड़ाई है, ये अत्याचार, अन्याय और न्याय की लड़ाई है, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। आपने देखा होगा 1980 में जब मंडल कमीशन आया, तो सबसे पहले दलितों पर हमला हुआ था। पूना में मुसलमानों पर हमला नहीं हुआ था।
मुसलमानों पे हमला तो 1885 में जब बाबरी मस्जिद इन्होंने ताला खुलवाया है, जब राम सीरियल चलवाया है, तब ये शुरू किया है। पहले दलितों पे ही हमला हुआ है और इसी गुजरात में हमला हुआ है, बेचर भाई राठौर के गुजरात में, और वहीं पर ये हिंदू मुसलमान का चक्कर चला है। फिर 1902 में सबसे पहले फिर भयानक मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए हैं। इसलिए लास्ट में मैं एक बात कहूंगा कि बाबा साहब ने जो बताया है कि ये जो मनुवाद है, ये ब्राह्मणवाद है, इसके जो वंचित लोग हैं, जो इसके मारे हुए लोग हैं, जो इसके शिकार हैं, वो SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड, ये 4 वर्ग हैं। इनसे इनकी धन धरती नहीं छीना गया है, इनका सब कुछ सर्वनाश किया गया है। तो 1940 में बाबा साहब ने एक मीटिंग की थी वहाँ भिंडी बाजार में, बंबई में। उन्होंने इस वक्त ये बात कही थी, उसमें जिन्ना भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये हमारी शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, इसको छीना गया है। इनकी जिसे जो हिंदू राज ये कह रहे हैं, हिंदुत्व का जो नारा लगा रहे हैं, इनकी बीमारी ये है कि ये सत्ता से हमको वंचित करें, शिक्षा से वंचित करें, संपत्ति से वंचित करें। और उन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों को जो फॉर्मूला इन्होंने हजारों साल से दलितों पर लगाया है, आज मुसलमानों पर लगाने को तुले हुए हैं। ये 1940 में बाबा साहब ने भिंडी बाजार में कहा था। और ये जिन्ना को कहा था कि देखिए, हमें मानव अधिकारों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर एक होना चाहिए। हमारी एकता कोई अवसरवादी एकता नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मारे हुए लोग हैं, जातिवादी व्यवस्था के SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड 4 वर्ग हैं। हमको इस बात को समझना चाहिए कि ये सब मेहनत कश लोग हैं, किसान और मजदूर हैं। इनकी पहचान मजदूर और किसान की होनी चाहिए। तो जब किसानों को आंदोलन किया था, हमको जगना चाहिए था, हमको मजदूरों को उनसे जुड़ना चाहिए था। जब तक हम समस्या की गहराई में नहीं जानेंगे, हमारी भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि कहा है कि जब तक हमें इतिहास में गहराई में नहीं जानेंगे, तथ्यों से हमारा आमना सामना नहीं होगा। जिन लोगों का एकाधिकार शिक्षा पे रहा है, जिन्होंने हमारा सर्वनाश किया है, वो हमको उल्टा इतिहास पढ़ाते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। बड़ा गंभीर ये विषय है और भारत की क्रांति में, भारत की सामाजिक जागृति में, भारत के सामाजिक आंदोलन में इस घटना का बहुत बड़ा महत्व है। और ये बाबा साहब का जन्म तो 1891 में हुआ है। ये घटना 1818 की है, 60-70 साल पहले की बात है। IPC भी 30 साल बाबा साहब के पहले लगी है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब के जन्म से पहले जो दलित वर्ग ईसाई हो रहा था, बाहर लोग ज्यादातर ईसाई हो रहे थे, और उन ईसाइयों को सबसे पहले रेलवे डिपार्टमेंट बना है। तो आरक्षण इंडियन क्रिश्चियन कह करके मिशनरीज ने दिलवाया है। तो ये सब चीजें हमें टोटलिटी में देखनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे दलितों के दिमागों में ईसाइयों के, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जाती है, इसको आप नष्ट कैडर के जरिए ही कर सकते हैं। जब वो 1 घंटे में गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, तो आप भी 1 घंटे में इन अफवाहों का खंडन कर सकते हैं। और ये जब ही कर सकते हैं जब आप अपनी कैडर बनाएंगे। मैं लास्ट में एक बात फिर रिपीट करता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी संगठन में 3 बातें होती हैं। सबसे पहले उसका लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, एम एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद उसका कार्यक्रम होता है। तो कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चाहिए, तब उसी में से लीडरशिप क्वालिटी की निकलती है। आज हमारी समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे लीडरशिप का संकट ही नहीं है, लीडरशिप फेलियर हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब इन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को गरीबी हटाओ प्रोग्राम बना करके, आज से 4-5 साल पहले जब इन्होंने सवर्णों को आरक्षण दिया था, तो उसका मकसद ही फेल कर दिया था। और 130 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां बैठे हुए थे, कोई बोल नहीं पाया था। इसका क्या अर्थ निकलता है, आप ज्यादा समझ सकते हैं। इसे गहराई से, गंभीरता से इन प्रश्नों को लेने की जरूरत है। और मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई है। ये सचमुच हमारा शौर्य दिवस ही नहीं है, सामाजिक क्रांति का बहुत बड़ा ये प्रकाश स्तंभ है, एक ज्योति स्तंभ है। मैं इसलिए पुनः आपको बधाई देता हूं। और मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको, दलितों का सूर्योदय कैसे हुआ ब्रिटिश राज में, इसको कैडर के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। उसी तरह जिस तरह से श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति, इस द्वंद्व को समझने की आप जो जरूरत समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।
आपने बहुत सारी बातें रखी। मैं आगे माननीय पंचशील कुंभारे सर, इनसे दरख्वास्त करता हूँ आप अपनी बात रखें। आज बामसेब और इंसाफ के माध्यम से 1 जनवरी जो अभी 2025 आ रहा, 1 जनवरी 18 का 18 जो लड़ा, इसके उपलक्ष्य में बामसेब और इंसाफ के माध्यम से जो इस 1 जनवरी के उपलक्ष्य में जो रखा है प्रोग्राम, और इस विषय का अध्यक्षता कर रहे हमारे बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रवि डोनेकर साहब और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बेचरभाई राठौर साहब, पूर्व राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट डोंगरे साहब, अभी भी बात की उन्होंने एडीजीपी हमारे विजेंद्र सिंह साहब जो लाइसेंस विंग के चेयरमैन है, और हमारे बीपीटी के चेयरमैन टोके साहब और भी भिंगारे साहब, जो जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, 1 जनवरी 18 के 18 में जो पेशवाई और इंग्रजों में जो युद्ध हुआ, और इंग्रजों के अंदर जो 5 से हमारे मार बटालियन थे, उन्होंने पेशवाई के 28,000 को सैन्य को खत्म कर दिया। ऐसी ये लड़ाई है 200 साल हो रहे हैं। 206 साल के बाद भी हम स्थिति को उसको हम याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लड़ा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं डोंगरे साहब ने जो बात किया, काफी अच्छी उसने बात रखी है सभी इतिहास के बारे में, और विजेंद्र सिंह साहब ने भी बताया है। तो साथियों, ये जो लड़ा है 1 जनवरी 18 से 18, बाबा साहब ने जो 18 मतलब 1927 को 1 जनवरी 19 बाबा साहब ने वह भीमा कोरेगांव में जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ को जो अभिवादन किया, अभिवादन करने की एक वजह था कि उस सन 1926 को दरमियान ब्रिटिश सरकार ने महार जाति के जो सैन्य थे उनको पुलिस डिपार्टमेंट से प्रवेश नकारा था। तो जो नौकरी से भी उन्होंने निकाल दिया था। इस वजह से बाबा साहब ने ये बात पढ़ी, और महार जो हमारे लश्कर पुलिस जो डिपार्टमेंट में थे उनको हक दिलाने के लिए बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को वहां पर गए और एक मानवंदना दी और कमिटमेंट किया कि मैं इसके आगे हक दिलवा के रहूंगा। उसके बाद में ही 25 दिसंबर 27 को मनुस्मृति का भी दान हुआ, जो बाकी और भी एक्टिविटी बाबा साहब ने चलाया। तो साथियों, जो भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ में जो लिखा हुआ है, जो नाम है, जो नाग, अभी जो विजेंद्र सिंह साहब ने बताया कि भाई नागवंशी है, नाग उनके नाम के सामने नाग लगा है क्योंकि नागवंशी है, वो इसके नाम से वो वहां पर लिखा हुआ है। तो ये जो आज 500 मार बटालियन जब 28,000 सैनिक को खत्म कर सकते हैं, आज तो हमारे जो बाबा साहब विचारों को मानने वाले आज लाखों लोग हैं। क्या लाखों लोग ने अगर प्रयास किया तो क्या इस व्यवस्था को हम खत्म नहीं कर सकते? जरूर खत्म कर सकते, लेकिन हम एक विचारों से आज एक जगह आ नहीं पा रहे। बैठा हुआ जिस दिन हम बाबा साहब के विचारों का जो पालन करेंगे, बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करेंगे, आज के इस बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर तो अभी राठौर साहब बाकी और भी बात करने वाले हैं। तो मैं यही समझता हूं, जैसे बामसेब ने कई बार भी वहां सिंपोजियम भी लगाए थे, जली साहब ने उस वक्त भी आजाद भारत के भाष्यकार महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये सब्जेक्ट लगाया था, क्योंकि अरुण शौरी ने जो बाबा साहब के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो आरोपों के खंडन करने के लिए वहां सिंपोजियम लगाए थे। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि बामसेब के माध्यम से हम इस बाबा साहब ने जो कारवा चलाया, इस कारवा को आगे लेके जाने के लिए हम तन मन धन से पूरी जी जान से लगाएंगे
और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब का सपना को पूरा करेंगे। यही आशा के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सर धन्यवाद सर। Thank मैं you. आगे तो मैं अभी चाहता हूँ कि माननीय विचर भाई राठौर सर आप अपनी बात रखिए, पूर्व अध्यक्ष वाम से। सभी साथियों को, भारतवासियों को 1 जनवरी शौर्य दिन के उपलक्ष्य में खूब खूब बधाई हो। सबको अभिनंदन देता हूँ 1 जनवरी का विजयोत्सव के लिए। लेकिन दिसंबर का जो महीना है, वो दिसंबर महीने में हमारे इस धरती के ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का आना जाना हुआ। 25 दिसंबर अभी नाताल गई, विश्व के इंसानियत के पथदर्शक मसीहा यीशु मसीह का जन्मदिन था। 6 दिसंबर भारत के राष्ट्र निर्माता, विश्व के ज्ञान के प्रतीक, युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन था। और 1 जनवरी विश्व के ऐतिहासिक युद्ध के विजयोत्सव में 1818 की साल में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान एक अमानवीय व्यवस्था के सामने हमारे सिर्फ 500 शूरवीरों ने, सामाजिक योद्धाओं ने अपनी खुद की परिवार की परवाह किए बिना जंग के मैदान में 28,000 से ज्यादा पेशवाई फौज के सामने वो कम हथियार के साथ उतर पड़े। और ये लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, पेशवाई, ये वो चीज अलग है। लेकिन जिन शूरवीरों ने, हमारे समाज के लोगों ने इसके लिए अपना योगदान दिया, उनको कोटि कोटि वंदन है। उन्होंने एक मिसाल कायम की, एक माइलस्टोन रखा कि इस धरती पर ईस्वी सन पूर्व से यहाँ के बासिंदों, यहाँ के लोग, ओरिजिनल लोग जो इस देश में बहुत बेहतरीन तरीके से रहते थे, आर्य के आगमन के बाद आर्य लोगों ने उनके साथ जो घिनौना काम किया, जाति व्यवस्था डाली, और जाति व्यवस्था के साथ साथ उनको गंदे से गंदा काम किया। सर पे टट्टी उठाना, झाड़ू मारना, गांव के बाहर रहना, आगे मटकी पीछे झाड़ू, अमानवीय व्यवहार जो उनकी मनुस्मृति के कानून के तहत जो था, उसके ऊपर हमारे उस समय के आंदोलनकर्ता, सामाजिक योद्धा जो भी रहे, जिन्होंने उनको गाइडलाइन दी या जिन्होंने उनको उसके लिए तैयार किया मानसिक रूप से युद्ध के मैदान में जाने के लिए, ऐसे 500 हमारे महार कम्युनिटी के जो साथी थे, जिन्होंने 28,000 पेशवाई को एक झटके में कत्ल करके विजय प्राप्त किया, फतेह प्राप्त की। ये छोटी बात नहीं है। लेकिन ये समझो आप कि भाई इतने कम संख्या में इतने सारे लोगों को मारना कोई मामूली बात है नहीं। लेकिन सर पे जुनून था। कौन सा जुनून था? कि मनुस्मृति, मनुवादी व्यवस्था जो थी, उस मनुवादी व्यवस्था ने इस देश के लोगों को डिग्रेड किया था। इस लोगों को, इस यहाँ के लोगों को पैरों तले रौंदने का जो काम किया था, उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो गए थे। ये जुनून था उनके मन में, और उस जुनून से वो लोगों ने 28,000 लोगों को काट कर विजय प्राप्त की। आप देखो, गौतम बुद्धा ने इस देश में शांति दूत बनकर ऐसी व्यवस्था कायम की, ऐसी वैज्ञानिक सोच कायम की, ऐसा मानवीय पथ बनाया
जिसके ऊपर आप लोग चलकर इस देश में नहीं विश्व में अमन चैन शांति से खुली हवा में आत्मसम्मान से जी सके, आत्मसम्मान। और बुद्धा ने जो राह बना के दी, जो फिलोसॉफी दी, जो वैज्ञानिक सोच दी, उससे हटकर जब आर्य लोगों ने ये घिनौना काम किया मनुस्मृति बनाकर, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धा के समय में राजा अशोक ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और राजा अशोक ने अशोक शिला लिखी नहीं, अशोक स्तंभ और गुफाएं और टनल ये बना के विश्व में एक नई पहचान बनाई, विश्वविद्यालय बनाए। लेकिन हमारे लोगों को आप देखो, इन लोगों ने कितना रंजाड़ा होगा, कितना परेशान किया होगा। हमारा इतिहास ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे लोगों के पास कुछ नहीं रहने दिया। एक मन में जो जुनून था, ये युद्ध हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे सिंह साहब ने बताया कि भाई ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले। शिक्षा के द्वार खोले तो मिशनरियों ने एजुकेशन के माध्यम से महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को तैयार करने का मौका दिया। इन लोगों ने तैयार होते ही हमारे पूर्वजों की लड़ाई, चाहे भीमा कोरेगांव की घटना हो, शिवाजी का रायगढ़ का किला हो, ये सारी जगह पे जाके महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कुछ संशोधन किया, अध्ययन किया, इतिहास के पुष्टों में जाकर कुछ ढूंढा और हमारे लिए कुछ बेहतरीन चीज बनाकर हमारे सामने रखी। और तब जाके महात्मा फुले ने जो लड़ाई की शुरुआत की, सेठ जी भट्ट जी वर्सेस शूद्रा, यानी जो सारे शूद्र लोग हैं, जो सारे बहुजन लोग हैं, इन सारे अनार्य लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम महात्मा फुले ने किया। उससे आगे उनका कारवा को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक अलाउद्दीन के चिराग की तरह आपको संविधान दिया। तो इस संविधान से आप जो चीज मांगो वो मिल जाए। पहली बात आत्मसम्मान की, आप प्रस्तावना देख लो। प्रस्तावना में फंडामेंटल राइट की बात की है, प्रस्तावना में आपके बहुत सारे अधिकार दे दिए। क्षमतामूलक समाज की रचना, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, अहिंसा, पंचशील, ये सारे के सारे आपके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रस्तावना में अंकित किए। लेकिन इस मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आज भारत देश में लड़ाई चरम सीमा पे है। मुझे याद है जब हमने विल आम्बेडकरिज्म रिवाइव एंड सर्वाइव 1976 के बाद जब चालू किया इंडिया में कांशीराम के समय में, तब लोगों को तैयार किया, लोग तैयार हुए। तब बाबा साहब आम्बेडकर को लोग इतना ठीक तरह से पहचानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, बहुत महाराष्ट्र तक सीमित कर रखा। इंडिया में स्प्रेड हो गया, एक आग की तरह फैल गया आम्बेडकरवाद। फैलने के बाद लोगों के अंदर एक इच्छा प्रकट की, एक होप पैदा की और लोगों को तैयार करके इस देश में अनार्य शूद्र की जगह एक नई पहचान बनाई, बहुजन। और ये सारे बहुजन का जो कंसेप्ट जो लाए बामसेफ, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, तो भाई इनसे कन्वर्टेड लोग हुए हैं। ये सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस देश में जो लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी, शाहू महाराज ने लड़ी, पेरियार रामास्वामी ने लड़ी, महात्मा फुले ने लड़ी, गुरु घासीदास ने लड़ी, नमो शुद्राय मूवमेंट, इधर इजवा मूवमेंट गुरु नारायण ने लड़ी, गुरु घासीदास ने लड़ी, ये सारी लड़ाई संत रविदास, संत कबीर और गुरु नानक देव, इन सब लोगों ने इस देश के रहते अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़कर हमें कुछ संदेश, हमें कुछ इतिहास बनाकर देखा गया। लेकिन उसके बाद
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ हमने जो धोखा किया, मुझे आज भी वो चीज बराबर मगज में बैठ गई है, मन में घर कर गई है। कई पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, सही में धोखा दिया है। हम लोग भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसा मत सोचो कि हम लोगों ने बहुत बड़ा तीर मार दिया। हम हमारी फुर्सत से काम कर रहे हैं। दुश्मन 1000 किलोमीटर की गति से अपनी गाड़ी चला रहा है, हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर पर आवर भी नहीं चल रही है, और हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं। हम भी धोखा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे तो। क्या हमें इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए? क्या उसके ऊपर थिंकिंग नहीं करना चाहिए? क्या इकट्ठे होकर विचार विमर्श करके, चिंतन करके, कोई नई चीज बनाकर, जो भी कमियां है उसको दूर करके कैसे आगे बढ़े, ये सिस्टम हमें डेवलप नहीं करनी चाहिए? लेकिन हमारे पास समझ नहीं है। आज भारत देश में लड़ाई पार्लियामेंट में चल रही है। जो आपने मैंने मेहनत नहीं की, हमारे पूर्वजों ने की थी। हमारे पूर्वजों भूखे रहकर, नंगे पैर चलकर बाबा साहब के आंदोलन को सक्सेस किया, और उन बाबा साहब ने उष्महार सत्याग्रह में 1927-25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया। क्यों? कि भाई अमानवीय व्यवस्था की जननी है, ये चोर की मां है, हमें चोर की मां को जलाना है। बाबा साहब ने चोर की मां को जला दिया, लेकिन बाबा साहब के हम बच्चे, हम लोग उस चोर की मां को हवा दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। हमें इकट्ठे होकर जो करना था वो नहीं कर रहे हैं। अगर किया होता तो आज लड़ाई पार्लियामेंट में नहीं, विश्व फलक पर हमारे ही चमचे लोग, कांशीराम ने जो चमचा युग लिखी थी, सही मायने में ठीक थी। हम लोग इस समाज से चमचा पैदा किए, समाज से कार्यकर्ता पैदा नहीं। अगर पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक फैशन है, 7 जन्म तक अगर ऐसा नाम लिया तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। यानी मनुस्मृति की बात इस देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में की। हमारे नालायक लोग 135 से ज्यादा है पार्लियामेंट में। अगर ये सब इकट्ठे हो जाते तो उसी टाइम हम अमित शाह को, यानी गृह मंत्री को, उसी टाइम उसको निष्कासित कर सकते थे पार्लियामेंट से। ये संविधान की अवहेलना थी, संविधान के विपरीत बात थी। लेकिन हमारे पास चमचा बनकर कुछ प्राप्त करना, कुछ लेना, और हम लोग भी फुर्सत से काम करें। जिस समाज का सामाजिक संगठन, गैर राजनीतिक जड़ जब तक मजबूत नहीं होती, जब तक संगठन मजबूत नहीं होता, वो संगठन कतई संघर्ष नहीं कर सकता, कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हमें बामसेप को और मजबूत बनाना है, समाज को और संगठित करना है, और बामसेप के पूरे प्लान प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हमें लग जाना है। अगर हम इतना कर सकते हैं तो हम लोग, हमारे सर पे जो ऋण है, जो कर्ज है इस समाज का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, वो हम अदा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। मैं, क्योंकि 8:33 हो गई है, 8:30 बजे का हमारा कार्यक्रम था, मुझे इसके ऊपर बहुत 2-3 अच्छे पॉइंट पे बात करनी थी, समय का तकाजा है। मैं आप लोगों से इस विषय पर और ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि समय को ध्यान में रखते 8:30 बजे इसको खत्म करना था। 8:33 हो चुकी है, तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आओ बामसेप के झंडे के नीचे, एक विचारधारा, एक झंडा के तहत इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे भरोसे छोड़ के गए हैं, उसको समझे, उसको मन में उतार कर, इकट्ठे होकर, एक बनकर, नेक बनकर इस देश में हम हिंदू राष्ट्र को बनते रोके। आने वाले समय में बामसेप और इंसाफ के माध्यम से और अच्छी मूवमेंट आगे बढ़ाए। हमारी बीआरसी की मूवमेंट बहुत टॉप पे अभी हमारे कुमारी साहब ले जा रहे हैं, तो हमारे दूसरे जो ऑफसेट विंग है उसको भी ज्यादा मजबूती मिले, ज्यादा एक्टिव बने,
यही आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं। मैंने नाना कहते भी आपका ज्यादा समय ले लिया। मैं जो हमारी टीम है उसका शुक्रगुजार हूं। मैं उसके क्षमा चाहता हूं, मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं अभी आगे अपनी बात रखने के लिए मोहन भाई परमार सर ज्वाइन हुए हैं अभी अभी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपका टाइम खत्म हो गया भाई, 8:30 बज गए। ठीक है सर। मैं अभी चाहता हूँ माननीय इंजीनियर राजेंद्र टोके, चेयरमैन बीपीटी न्यूज चैनल, ये अपने आभार प्रकट करें। माननीय इंजीनियर राजेंद्र टोके सर, बीपीटी न्यूज चैनल चेयरमैन। अध्यक्षीय समारोह नहीं होगा क्या? ये अभी वही तो कंट्रोल कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो आज जूम मीटिंग के माध्यम से हम बामसेफ और इंसाफ की ओर से 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, उसका जो इतिहास है, उसके बारे में हमारे वक्ताओं ने चर्चा की है। उसमें माननीय विजेंद्र सिंह जी, पूर्व एडीजीपी उत्तर प्रदेश, माननीय बेचर भाई जी राठौड़ सर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, अशोक कुमार जी डोंगरे सर, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और पंचशील कुंभारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरसी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रवि डेनकर जी ने सभी ये कम समय में ये सभी अरेंज करके, यानी कल ही ये लिंक डाली थी और आज आपने ये कार्यक्रम सक्सेस करके बताया। उसके लिए सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और अध्यक्षता की ओर से ये प्रोग्राम खत्म होने की इजाजत देता हूँ।